अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज इतने दिनों बाद हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, हाजिर हुए हैं। तो उस टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिस्ट्री का क्लास 9 का टॉपिक है। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। इसे शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। यानी इसमें ना हम के दो यानी केमिकल जो बॉन्डिंग बनाते हैं, जो एटम बॉन्डिंग बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली हेडिंग कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इसका सादा और बुनियादी सा जवाब ये है कि जिस तरह हर कोई अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करना चाहता है, इसी तरह एटम्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबल किस तरह, यानी नोबल गैस की तरह स्टेबल करने के लिए। और नोबल गैस क्या है, मतलब नोबल गैस की तरह क्यों स्टेबल करना, सवाल है ये। क्योंकि नोबल गैस ऐसे एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल पे जिनके आउटर मोस्ट शेल में फुल इलेक्ट्रॉन है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं। यानी आसान अल्फाज में उन्हें केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत ही नहीं है, उनमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं होता। अब ये भी सवाल है कि पीरियोडिक टेबल में हमें मिलेंगे कौन से नोबल, पीरियोडिक टेबल में हमें नोबल गैस मिलेगी कहाँ से। तो आप ना पीरियोडिक टेबल खोलना, पेज नंबर 59 पे होगा। आप ग्रुप 18 पे चले जाना, ठीक है, 18 ग्रुप 18। तो वहाँ वो सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे नोबल गैस कहलाते हैं, वो सारे नोबल गैस हैं। उन्हें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझ आए? आगे चलते हैं। आगे हमने ये तो पढ़ लिया कि इन्हें केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है, देखें। अब दो एटम है, दो एटम, ठीक है, कंबाइन करते हैं यानी कि बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे कोई नया सब्सटेंस यानी मादा बन जाए, उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। समझ आया? और अब इसके तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप है, ठीक है। पहली आयनिक बॉन्ड, दूसरी कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड यानी कि दो एटम में जो लॉस और गेन का प्रोसेस होता है, उससे बॉन्डिंग बनती है ना, उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं सोडियम, एक सोडियम ले लिया एलिमेंट और एक क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया, ठीक है। देखें, जो सोडियम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका पहला शेल, पहले शेल में दो होते हैं, ठीक है। इसका दूसरा शेल, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो इसका लास्ट शेल है, इसमें इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। और जब आप क्लोरीन की तरफ आते हैं, तो क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पहले सेल में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7। और अब बात आती है तीसरे शेल की। तीसरे शेल में इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ना, ये सोडियम जो है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन को ले लेता है। वो क्यों देता है वो भी मैं बताऊंगा। जब ये इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। ये पहले अनस्टेबल था, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं था आउटर शेल में। आउटर शेल जब इसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये स्टेबल हो गया, सही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टेबल। और ये भी स्टेबल हो गया। ये क्यों? ठीक है, जब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इसका शेल नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसमें। तो अब इसका आउटर शेल ये कहलाएगा, ये वाला, ठीक है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुल है, और इससे ज्यादा तो होते नहीं है इसमें, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों स्टेबल हो गए, स्टेबल, ठीक है। अब सवाल ये है कि सोडियम ने क्लोरीन को क्यों दिया है? क्लोरीन भी तो दे सकता था सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक नहीं, जितने उसको नीड है। तो इसका भी आसान सा सवाल कि जिस भी एलिमेंट की, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो गेन करेगा, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सवाल ये भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है जिसके जिस भी एटम के एलिमेंट के
आउटर शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो दूसरे दूसरे एटम के मुताबिक। देखें जैसे मिसाल के तौर पे क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले और सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके थे आउटर शेल में? क्लोरीन के, जाहिर सी बात है। तो जिस भी एलिमेंट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो आउटर शेल में वो गेन करेगा, और जिसके आउटर शेल में कम इलेक्ट्रॉन हो वो लॉस करेगा। देखें इसने गेन क्या लॉस किया, क्या किया, कमेंट से बताएं जल्दी से। तो इसने किया लॉस, तो इसमें आएगा पॉजिटिव का साइन, ठीक है, ठीक है। और इसने गेन किया तो इसमें नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। इससे हम आगे ही पढ़ेंगे, तो बस आपके लिए इतना जानना भी अभी के लिए जरूरी है। समझ आया आयनिक बॉन्ड? नहीं आया तो कमेंट्स में बता दें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पे। अब कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, देखें पहले हमने पढ़ा कि दो एटम लॉस और गेन करके जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। आपको एग्जांपल भी दे दी सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है दो एटम जब मतलब बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करके। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब यानी कि सेम शेयरिंग, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दूसरे एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग सेम शेयरिंग कहलाती है, ठीक है। अब इसकी भी मिसाल ले लेते हैं। जैसे देखें ये है हाइड्रोजन, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, होता भी एक ही है, जबकि चाहिए से दो होते हैं। तो जब यहाँ भी एक हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड बनाएंगे आपस में, जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे ना तो ये ऐसे होगा। बता देता हूं मैं डायग्राम बना के सब, ये काफी इसलिए बनाया था कि आपको फर्क महसूस हो जाए, ठीक है। अब देखें अभी यहाँ पे आ गया, यानी म्यूचुअल शेयरिंग कराता है, यानी ये सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी भी 3 टाइप होती हैं, पहली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो नाम से आपको पता लग रहा है, ये जो मैंने पहले आपको बताया ना, पहली एग्जांपल, ये कहलाती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग, ठीक है। दोनों एटम की एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल क्या है, डबल तो नाम से ही आपको पता लग रहा है। हम डबल की मिसाल ले लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6। यहां मैं बना भी लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन, इसके भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब ये बॉन्ड बनाएगा ना, ये जब बॉन्ड बनाएगा तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी देखें सिंगल में क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, अब डबल में दो दो की होगी। यहां पे काटे लगा दो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये देखें 1 2 1, ठीक है। यानी कि सिंगल में एक की होगी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल में 2 की, अब ट्रिपल में 3 की होगी। अब ट्रिपल की भी एग्जांपल दे देते हैं। ये सिंगल, ये डबल और नीचे ट्रिपल की देता हूं, सही है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल में हम ले लेते हैं एग्जांपल नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। और एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसके भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जब बॉन्डिंग बनाएंगे ना तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, बताया तो कैसे, देखें एक ने किया, दूसरे ने किया, फिर ऐसे ही वापस हुआ, ऐसे ही वापस हुआ, और बाकी बचे कितने, ओह यहाँ तो मैंने लिखा ही नहीं, एक दो, बाकी 4 यहाँ बचते हैं इसमें, ठीक है।
तो इसमें भी यही हुआ, यानी नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, ठीक है। तो बाकी बच्चे वो याद लिख देते हैं आप, 1 2 1 2, दोनों बच्चे, ठीक है। समझ आया, कोवैलेंट बॉन्ड समझ आया। अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी जल्दी से इसे रफ करते हैं और अपने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग की 2 टाइप तो पढ़ ली, मगर तीसरी टाइप पढ़ने से पहले हमें पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का पता होना जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है। देखें, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके एटम्स सेम एटम, सही है, सेम एटम बॉन्डिंग बनाए, ठीक है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की सेम एटम बॉन्डिंग बनाए तो उसे हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और इसी तरह नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड वो है जो डिफरेंट एटम से बॉन्डिंग बनाए, ठीक है, ठीक है, समझ आया। अभी एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे ये देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक ही होता है। और ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों सेम सेम एटम है, ठीक है, सेम एलिमेंट, सेम एटम है। अब जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे ना तो ये ऐसे होगा, देखें। इसी तरह जब नॉन कोवैलेंट बॉन्ड में अलग अलग दोनों अलग अलग एटम होंगे, ठीक है, वो कैसे, एक हाइड्रोजन ले लें, ठीक है, और एक ये Cl ले लें, ठीक है। अब हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, ठीक है, आपको तो पता है, और क्लोरीन का भी पता है, 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 5 6 7। अब जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे ना तो हाइड्रोजन में हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, बनाएंगे, क्यों, क्योंकि वो तो लॉस कर देगा, वो क्लोरीन पे आ जाएगा। तो क्लोरीन के पास 7 थे, 8 हो जाएंगे, 1 2। अब ये देखें, ये जो था ये हाइड्रोजन का था पहले, अब ये क्लोरीन का है। यानी कि देखें, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जिस एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में वो गेन करेगा, ठीक है। और इसी तरह इसमें आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि इसने लॉस किया, जो लॉस करे उसमें प्लस का आता है पॉजिटिव, और जो गेन करे उसमें नेगेटिव का आता है। और एक और बात, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्शियल क्या है, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो। अब आगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड समझ तो आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। देखें, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना, यानी सेम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग, इसमें यानी कि इसमें डोनर एंड, सब मैं भी देख लूँ थोड़ा सा, डोनर एंड एक्सेप्टर का सीन है, वही मैं समझा देता हूँ अभी। हाँ, तो देखें, यानी देखें, 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है। अगर ना एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक में कम है, अगर कम वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ज्यादा वाला उसे दे देगा, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है, इसमें डोनर और एक्सेप्टर का सीन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं Na की, ठीक है, और यहाँ पे Cl की ले लेते हैं। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पहले ही मैंने मिसाल एग्जांपल दी थी आयनिक बॉन्ड में।
और जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इससे भी आसान मिसाल दूँ आपको, बस इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा ब्रेक दे, ठीक है, 5 सेकंड का बस। हाँ, तो इससे भी आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए ये थोड़ी डिफिकल्ट है, अभी आपको सही समझ नहीं आएगी, मैं आपको आसान से दे देता हूँ। ऑक्सीजन की, तो कार्बन में उसके वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, सही है, 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ज्यादा किसके हैं इसके ना, तो यहां से शुरू करते हैं। अब इसको सिर्फ 2 की नीड है, ठीक है, 2 की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कार्बन से वो ले लेगा, ऐसे ऐसे लेगा, ये शेल जब होने का बन जाएगा यहाँ, तो इसने ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। और अब कार्बन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए ना, तो अब कार्बन भी उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसे, ये भी ऐसे ही लेगा। मैं आप बड़ा से करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी बड़ा से करके लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखें, इसे हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहते, इसे तो हम कहते ही नहीं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों है कोवलेंट बॉन्ड, ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। मगर मैंने तो आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल समझानी थी, वो भी समझाता हूँ। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएंगे, कैसे वो भी बताता हूँ। देखें, ये डोनेटर और एक्सेप्टर का सीन है इसमें, यानी कि देखें मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जरूरत है इसको, ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है, एटम 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि ताकि वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बना सके, ठीक है, समझ आया। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वैसे मैंने इतनी पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझाऊं। तो ये कहलाता है, ये दोनों है ना, ये दोनों कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और जो ये है ना, ये दोनों कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, समझ आया। नहीं आया तो आप कमेंट्स बता दें, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। तो अब आगे आते हैं, आगे आगे मेरे ख्याल से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है शायद से, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। नहीं, आगे मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है, तो उसे भी समझते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मेटालिक बॉन्ड, ठीक ठीक है। ये मेटालिक बॉन्ड क्या है, इसे समझने से पहले आप मेटालिक आयन के बारे में समझें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। मेटालिक
मेटैलिक आयन। ठीक है, आयंस के बारे में तो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो किस्म की आयन होती है, कैटायन आयन। ठीक है, अभी उस पर हम नहीं जा रहे इसमें। यानी देखें मेटल के जो एटम होते हैं ना, एटम्स, उससे हम बोलते हैं मेटैलिक आयन। ठीक है, ठीक है। और आपको मेटैलिक बॉन्ड बताने से पहले डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बताने भी जरूरी है। देखिए जो मेटैलिक आयन है ना, इनकी जो सरफेस यानी आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, इन्हीं को हम डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो फ्रीली मूव करते हैं मेटैलिक आयन में। ठीक है, ठीक है। तो जिनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को। अब इन दोनों के अट्रैक्शन को, मेटैलिक आयन और डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। ठीक है, ये मेटैलिक बॉन्ड यही है, यानी कि मेटैलिक आयंस और डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के अट्रैक्शन को हम ये कहते हैं मेटैलिक बॉन्ड। ठीक है, समझ आया? तो आगे बढ़े, आगे आप पढ़ते हैं। आगे मेरे ख्याल से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, आगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, वही मैं समझाता हूँ अभी आपको। यानी देखें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो एटम यानी दो एटम कह लें, एटम की जो फोर्स है यानी कि उनकी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में जो फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, समझ आया? अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसे भी अच्छी तरह समझाता हूँ। इसे ना मैं वाटर के मॉलिक्यूल से समझाता हूँ, H2O। ठीक है, तो ये जो वाटर, ये H है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस यानी यहाँ लॉस करता है, तो इसमें आ जाता है पॉजिटिव पार्शियल और पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये गेन करता है ऑक्सीजन तो इसमें पार्शियल माइनस आ जाता है। वैसे ही यहाँ पे लिख देते हैं H2O, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया और ये पार्शियल माइनस हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो माइनस प्लस है ना, इनमें जो इंटरेक्शन आ रही है यानी कि जो फोर्स लग रही है, जो इंटरेक्शन आ रही है, इसको कहते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम भी कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई अगर इसमें समझ ना आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं दोबारा कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आगे देखें तो कौन सा टॉपिक है? आगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये मैं अगले टॉपिक अगले क्लास से जाऊंगा, पार्ट 2 में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये पार्ट 1 था, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उसका भी भला हो जाए, उससे भी टॉपिक समझ आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।